हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवीन आपका स्वागत करती हूँ तक्षशिला ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर होगा 2.12, लेकिन हमने लेक्चर 2.11 में किसके बारे में पढ़ा था? भ्रूण के बारे में पढ़ा था। भ्रूण क्या होते हैं, भ्रूण कितने प्रकार के होते हैं, भ्रूण हमें कहाँ मिलता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, ये सब हमने अपने लेक्चर 2.11 में कवर किया था। लेक्चर 2.11 में हमने भ्रूण तो देखा ही था वो क्या होते हैं, उसके दो प्रकार देखे थे, जिसमें पहला था एक बीजपत्री और दूसरा था द्विबीजपत्री। उन दोनों के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया था। एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री में कितने बीजपत्र होते हैं? दो बीजपत्र होते हैं, जैसे कि उसके नाम ही से समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, भ्रूण के बारे में हमने पढ़ लिया था। भ्रूण के बाद वही भ्रूण आगे चल के क्या बनता है? बीज बनता है। ठीक दोस्तों, और यही बीज आगे चल के जब अंकुरित होगी तो क्या बनाएगी? एक नया फल बनाएगी, बीज बन जाएगी। फिर उसके बाद की तो हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीज के बाद, जस्ट भ्रूण के बाद कौन बनेगा? बीज। देखिएगा दोस्तों, हमने निषेचन की पश्च घटनाएं एवं संरचनाओं में सबसे पहले किसको बनाया था? याद रखिए, पहला हमारा क्या था? भ्रूण पोष। ठीक दोस्तों, सबसे पहली संरचना हमने क्या पढ़ी थी? निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहला भ्रूण पोष था। भ्रूण पोष के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। दूसरा हमने जो अभी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, भ्रूण मतलब सबसे पहले भ्रूण पोष बना, फिर क्या बना? हमारा भ्रूण बना, और तीसरा भ्रूण के बाद अब बनेगा बीज। ठीक दोस्तों, तो अब हम क्या, हमने ये कवर कर लिया, भ्रूण पोष के बारे में पढ़ लिया, हमने भ्रूण के बारे में पढ़ लिया, और अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे? बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पूरा लेक्चर बीज के नाम, हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ बीज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बीज, फिर बीज के बाद पढ़ेंगे बीज में से फ्रूट कैसे बनते हैं, बीज कैसी होती है, बीज कहाँ बनती है, बीज कैसे परिपक्व होती है, मतलब बढ़ती विकसित कैसे होती है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और आज हम सब बारे में पढ़ेंगे बीज के बारे में। बीज होती क्या है? सबसे पहली बात तो ये आती है आवर्त बीजी में। अब देखिए दोस्तों, आवर्त बीजी नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता देते हैं। आवर्त बीजी पादप या आवर्त बीजी पौधे वो पौधे होते हैं जो कि एक टाइप से पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। पूर्ण पुष्प मतलब जिसमें नर भाग भी हो, मादा भाग भी हो, प्लस कैलिक्स कोरोला, जिनको हम बाह्यदलपुंज और दलपुंज कहते हैं, जिसमें हमारी पंखुड़ियाँ आती हैं, वो सारे पार्ट्स उपस्थित हो, वही क्या कहलाता है? पूर्ण पुष्प। और सारे पूर्ण पुष्प हमारे कौन से होते हैं? आवर्त बीजी पादप। ठीक दोस्तों, इतना क्लियर है? आवर्त बीजी में लैंगिक जनन, जो कि हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं कि पुष्पी पादपों में कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम सभी को पता है एक नर पार्टिसिपेट करता है और एक मादा। ठीक, मतलब एक हमारा मेल होगा और एक क्या होगा? फीमेल होगा। आवर्त बीजी में लैंगिक जनन का अंतिम परिमाण क्या होता है? बीज होता है। ठीक, बीज बन गई, समझ लिए लैंगिक जनन वहाँ पे खत्म। उसके बाद एक नया पादप निकलेगा, फ्रूट निकलेगा, फल मतलब फल निकलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है। अब बीजांड के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे। बीजांड मतलब क्या? ओव्यूल। जो हमने ऐसी संरचना आपको बताई थी, बहुत बार बनवा चुके हैं, यही हमारी क्या है दोस्तों? बीजांड। इसको क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। ठीक, ये कुछ इस प्रकार से होती है। याद आ गया आप सबको क्या है बीजांड? ये है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड। अब निषेचित बीजांड का मतलब क्या है? हमने आपको निषेचन की प्रक्रिया समझाई थी कि जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक को आपस में संलयित कर देता है तो वही जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो मान लीजिए ये जो बीजांड है, इसके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों संलयित हो गए, तो ये कैसा बीजांड कहलाएगा? निषेचित बीजांड। सिंपल है। ठीक दोस्तों, एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है किसको? बीज को। बीज क्या है? इसको बीज क्या है? एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, यहाँ तक ये क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं।
एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण, बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष होते हैं। मतलब एक बीज में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? सबसे पहला बीज आवरण। बीज आवरण क्या होता है? जो बीज के ऊपर नॉर्मली आपने नॉर्मली बीज देखे तो वो ऊपर से काफ़ी चिकनी चिकनी होती है, तो उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है। जैसे कि आप हमारी ही बॉडी को देख लिए, हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है? एक स्किन, मतलब ये जो त्वचा है इसका एक आवरण चढ़ा होता है, ताकि अगर हमें चोट लगे तो हमारी स्किन मतलब हमारी त्वचा डैमेज हो, ना कि हमारे अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको डैमेज करे। इसीलिए हर चीज़ को सुरक्षा चाहिए। हर चीज को क्या चाहिए? एक सुरक्षात्मक आवरण या एक सुरक्षा के लिए कोई चीज चाहिए। तो उसी टाइप से हमारे बीज के पास भी सुरक्षा आवरण होता है, जिसको क्या कहते हैं? बीज आवरण। इसको इंग्लिश में सीड कोट कहते हैं। मतलब बीज के ऊपर चढ़ा हुआ एक आवरण होता है। एक बीज पत्र होता है। दोस्तों बीज पत्र के बारे में हमने आपको अभी पिछले ही लेक्चर में बताया था। मतलब हमारे बीज पत्र मोनोकॉट, डाइकॉट कुछ भी हो सकता है, चाहे एक उसमें अंदर अगर एक बीज पत्र होगा तो वो एक बीज पत्र ही होगा, दो बीज पत्र होंगे तो वो द्विबीज पत्र ही होगा, लेकिन बीज पत्र होगा ही। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीज पत्र एक भ्रूण अक्ष। भ्रूण अक्ष के बारे में भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। भ्रूण अक्ष को इंग्लिश में एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं और बीज पत्र को इंग्लिश में कॉट कहते हैं। ठीक, मोनोकॉट या डाइकॉट, कॉटिलेंड्रॉन्स बोलते हैं। फिर अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बीज का विकास। ठीक दोस्तों, हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? बीज का विकास। हमने ये पढ़ लिया बीज क्या होते हैं। आवर्तबीजी में अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। बीज को एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा पॉइंट। तीसरा आप ये पढ़िए, बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है और एक भ्रूण अक्ष होता है और बीज पत्र होता है। ये तीन चीजें होती हैं। खत्म। अब हमें पढ़ना है बीज का विकास, कि जो एक बीज है वो कैसे विकसित होता है और आगे चल के क्या क्या संरचनाएं निर्मित करता है। बीज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सीड। सबसे पहले निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीज में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। अब हम एक एक करके आपको उन सभी परिवर्तनों के बारे में बताएंगे और एक एक करके उनको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बीजांड, मतलब जो हमारा ओव्यूल होता है वो बीज में विकसित होगा। बीज में कौन विकसित होगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे? बीज का विकास। तो बीज का किस चीज से विकास होगा? बीजांड से ही क्या बनेगा हमारा बीज। कैसे? अब देखिए हम आपको थोड़ा शुरू से बता देते हैं कहानी। ये चीज हमारी क्या है? आप जैसे ही हम बना रहे हैं आपको याद होना चाहिए ये क्या है। आप कहेंगे कि ये क्या है? मादा युग्मोद्भव या मादा गैमीट है। ये हमारे पुष्प का मादा भाग है। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र दोस्तों, और बीज वाला हमारा कहलाता है वर्तिका, और सबसे नीचे वाला ये जो गोल गोल सा पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? अंडाशय। आप सभी को ये स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे से आप रट जाना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमने बहुत बार बनाया है और ये आपको प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी, क्योंकि मादा का भाग पूछा जाता है बोर्ड में। और इसके अंदर भी हमने एक और संरचना आपको बना के दिखाई थी, कुछ इस प्रकार की गोल गोल थी, और इसके अंदर एक छोटा सा हमने कुछ ये बनाया था। ठीक दोस्तों, तो हमने इसको क्या कहा था? यही हमारा था बीजांड, मतलब ओव्यूल, ये हमारा था। चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया है? बीजांड को बाहर निकाला है। अब बीजांड ही किसमें विकसित होगा? बीज में विकसित होगा। ये हमारा रहा बीजांड। बीजांड में क्या होता है? धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले इसके अंदर ये जो अंदर की एग सेल्स मतलब अंड कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित होती हैं, एंड फिर हमारा भ्रूण पोष बनता है। भ्रूण पोष बनने के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और जब यहाँ पे भ्रूण बन जाता है तो ये बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? एक बीज में। ठीक, बीज कोई भी हो सकती है, या तो वो एक बीजपत्री हो सकती है या वो द्विबीजपत्री भी हो सकती है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से हमारा क्या था? मादा युग्मोद्भव, मतलब हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, पुष्प का मादा भाग, उसके अंदर एक छोटा सा क्या था? बीजांड था, ओव्यूल जिसे हमने कहा था। ओव्यूल जब विकसित होता है, जब वो बड़ा होता है, उसके
उसके अंदर निषेचन की पश्च घटनाएं सारी पूर्ण होती हैं और वो आगे बढ़ के क्या बना देता है, बीज बना देता है। दोस्तों ये क्या है, बीज है। ठीक, अब बीज ये तो हमने आपको डायग्रामेटिक बताया कि इस टाइप से ऐसे होता है फिर वो वैसे बन जाता है, लेकिन क्योंकि अब हम इसको एक एक करके पॉइंट में लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डायग्राम बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा और उसे अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके पॉइंट इसके हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे बीज का विकास। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा छोटा ही सा है, हमें सिर्फ इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक है हमारा बाह्य अध्यावरण और एक है हमारा अंतःअध्यावरण। जैसे कि आप सभी अगर बीजांड की संरचना को बहुत अच्छे से देखेंगे तो उसमें यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक कवर होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण या बाह्य अध्यावरण। दोस्तों जो ये अंदर की तरफ आपको एक सुरक्षात्मक कवर दिख रहा है उसको कहते हैं अंतःअध्यावरण। मतलब जो बाहर की तरफ है उसको बाह्य अध्यावरण और जो अंदर की तरफ होता है उसको अंतःअध्यावरण कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों का काम क्या है। बीजांड में जो कि हमारी ये संरचना है में बाहर की ओर के अध्यावरण सूख जाते हैं। ये जो बाहर वाला अध्यावरण आपको दिख रहा है ये क्या होता है दोस्तों, सूख जाता है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है बाह्य अध्यावरण सख्त व चपटा होकर बीज के बीज चोल का निर्माण करता है। अब देखिए जब बाह्य अध्यावरण की हम बात कर रहे थे तो क्या हुआ, बाह्य अध्यावरण सबसे पहले सख्त हो जाएगा, ठीक, सूख जाएगा, सख्त हो जाएगा, चपटा होकर क्या करेगा, बीज के बीज चोल का निर्माण करेगा। बीज का जो बीज चोल होता है वो सबसे बाहरी वाला हिस्सा होता है। ठीक दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर दें इसको। बीज में बाहर की ओर के अध्यावरण सूख जाते हैं। ये जो बाहर वाले अध्यावरण है ये क्या होते हैं, सूख जाते हैं। फिर जो बाह्य वाला अध्यावरण होता है वो सख्त हो जाता है, चपटा हो जाता है और बीज के बीज चोल बना देता है, बीज चोल का निर्माण कर देता है। अंतःअध्यावरण, अब देखिए इसका क्या काम है, ये क्या करता है, अंतः कवच बनाता है। अंतः मतलब अंदर की तरफ का एक कवच बनाता है। कवच क्या काम करेगा, आप सभी को पता होगा कि कवच क्या काम करेगा, उसे सुरक्षा ही तो प्रदान करेगा, क्योंकि वो एक लेयर, एक मतलब कवच के फॉर्म में अपने आप को व्यक्त। इस स्थान पर बीजांड बीज वृंत से जुड़ता है, वह स्थान एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजावरण पर रहता है। अब देखिए इस वाले पॉइंट का क्या मतलब है, जिस स्थान पर बीजांड किससे, बीज वृंत से। बीज वृंत दोस्तों ये होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, से जुड़ता है, वह स्थान एक चिन्ह नाभिका। अब देखिए यहीं पे हमारा नाभिका ही होता है। दोस्तों हमने नोट्स में जो आपको बीजांड का पूरा अच्छा से स्ट्रक्चर बना के दिया है, आप उसको बहुत अच्छे से देखिए और उसको स्टडी करिए, उसके एक एक जो नाम है उसको याद करिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या संरचना थी, इस जगह पे क्या संरचना थी, यहाँ पे क्या संरचना थी, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए या बीजांड का केवल चित्र भी बनाने को आता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे वो किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक, ये सब संरचनाएं आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर है। तो आई होप आप सभी उसको अच्छे से याद कर ले। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि कोई आपको उस पार्ट इसका ना समझ में आए तो हम किस लिए, आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, बीज वृंत से जुड़ा होता है, वह स्थान एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीज आवरण पर रहता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा खत्म हुआ बीज का विकास। यहाँ पे बीज का पूरा विकास हो गया, मतलब जो हमारे अध्यावरण थे, नॉर्मली आप सब कुछ भूल जाइए इस वक्त, बस सोचिए सबसे पहले क्या था, हमारा बीजांड था। बीजांड के बाहर की तरफ जो बाह्य अध्यावरण था वो सूख गया, चपटा हो गया और उसने क्या बना लिया, बाह्य चोल बना लिया। फिर अंदर वाला सूख गया, सख्त हो गया, अंदर की तरफ हीलियम बना, मतलब नाभिका बनी और क्या बन गया, एक बीज बन गया। यहाँ पे हमारा बीज बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब बीज तो खत्म हो गया, बीज के आगे की संरचना देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब अब हम क्या करेंगे, बीज के बाद फल का निर्माण करेंगे।
दोस्तों आप सभी फल तो खाते ही होंगे, फल के साथ क्या आप सब बीज भी खा लेते हैं? आप कहेंगे नहीं, बीज तो हम नहीं खाते, बीज फेंक देते हैं। लेकिन वो बीज आए कहाँ से? अरे भैया, जब बीज बनी तभी तो फल के अंदर क्या होती है? बीज होती है ना। तो इसी प्रकार से सबसे पहले बीज क्रिएट होती है, मतलब बीज का निर्माण होता है। बीज बनने के बाद ही क्या बनता है? हमारा फल बनता है। तो चलिए, हमने क्या क्या बना लिया था? भ्रूणपोष बना लिया था, भ्रूण बना लिया था, बीज भी अब हमारी बन गई। इस लेक्चर में हमने बीज भी बना ली। अब चलिए हम देखते हैं कि फल जो हम मेन खाते हैं, क्योंकि हमें फल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम खाते हैं उसे, तो अब फल कैसे बनता है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब फल का निर्माण। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? फल बनाएंगे, मतलब फल के बारे में पढ़ेंगे कि फल आता कहाँ से और कैसे निर्माण होता है उसका। तो सबसे पहले फल का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, यह वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय। अब इसका क्या मतलब है? ये एक नया नाम आ गया। अरे नाम ही से समझ लो, परिपक्व मतलब क्या? पका हुआ। और अंडाशय, अंडाशय अभी हमने आपको बताया अंडाशय क्या होता है, कि ये हमारा क्या है? फिर से हमने वही संरचना बनाई। आपको इसी को बस ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे संरचना ये क्या थी? अंडाशय। दोस्तों ये क्या है? ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक क्या है? अंडाशय मतलब ओवरी। तो परिपक्व अंडाशय जिसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब ये अंडाशय मान लीजिए जब इसमें विकास होगा, मतलब जब ये अंडाशय बड़ा होगा, परिपक्व होगा, बढ़ेगा, विकसित होगा, तो यही अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये बात समझने वाली है, अंडाशय किसमें बदलेगा? फल में बदलेगा। और इसके अंदर का ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर हम हमेशा बनाते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। इसका नाम क्या है? बीजांड। बीजांड किसमें विकसित होगा? बीज में विकसित होगा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। बीजांड किसमें विकसित होगा? बीज में विकसित होगा। और अंडाशय किसमें विकसित होगा? फल में विकसित होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब आप सेब हम ले सकते हैं। सेब हमने सबने सेब देखा होगा। सेब जब हम खाते हैं, सेब का ऊपरी भाग तो हम खाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटी छोटी सी सीड्स होती हैं ब्राउन कलर की, ठीक। तो समझ लिए फल का वो हिस्सा जो हम खाते हैं वो क्या होता है? परिपक्व अंडाशय होता है। और फल के अंदर जो बीज, जो सीड्स होती हैं, वो क्या होती है? वो परिपक्व बीजांड होते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा अंडाशय है ये बड़ा होके क्या बना देता है? फल, मतलब वो हिस्सा जो हम खा लेते हैं। और जो बीजांड नीचे वाला, अंदर वाला जो हिस्सा होता है, वो बड़ा होके क्या बना देता है? बीज बना देता है, जिसको कौन खाता है यार? सब फेंक ही देते हैं, ठीक। बीज कोई नहीं खाता ना, तो वो हिस्सा हो जाता है। वो हिस्सा क्या होता है? बीजांड होता है। अब जब हम फल खाएंगे तो हम जो हिस्सा खाएंगे वो क्या होता है? अंडाशय होता है। और जो हिस्सा हम फेंक देते हैं, जो बीज होती है, सीड्स होती हैं, वो निकाल के फेंक देते हैं, वो क्या होता है? हमारा बीजांड होता है। तो चलिए दोस्तों, इतना तो हमने आपको बता दिया कि ये किस प्रकार से होता है। अब थोड़ा हम इसकी स्टडी और करेंगे। ये तो डायग्रामेटिक स्टडी करी, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा बहुत इसको लिख के भी तो प्रैक्टिस करनी है, कि लिख के भी तो देखना है हमें। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा लिख देंगे और उसको आपको समझा देंगे। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है? परिपक्व अंडाशय की भित्ति। परिपक्व अंडाशय की भित्ति फल भित्ति का निर्माण करती है। मतलब परिपक्व अंडाशय के ऊपर जो एक भित्ति आवरण होता है, वो किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का निर्माण करती है, ठीक दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ फलों के निर्माण में, मतलब काफी सारे ऐसे फल होंगे जिनके निर्माण में बाह्यदल पुंज, दल पुंज, बाह्यदल पुंज हमने सबसे पहले आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था बाह्यदल पुंज क्या होता है। फिर भी चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं। जब पुष्प कलिका स्टेज में होता है, मतलब जब वो कुछ इस टाइप की कली में होता है, तो आप देखते हैं उसके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है ग्रीन कलर का, और फिर जब वो खिलता है, फूलता है,
तो क्या होता है कि जो उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है वो इस टाइप से खिल के नीचे गिर जाता है और नीचे की तरफ लटका होता है। आप रोज़ में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ कुछ पत्ती टाइप की संरचना इस टाइप की लटकी होती है, गिरी होती है। इसी को कहते हैं बाह्यदल पुंज। और ऊपर की तरफ क्या होता है, फूल होता है, ऐसे ऐसे होता है, फूल है, ठीक। नीचे की तरफ जो ये संरचना है इसी को कहते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है दोस्तों, ठीक। और फिर उसके बाद है दल पुंज। दल पुंज क्या होता है, ये जो हमने इतना प्यारा सा बनाया है यही हमारा क्या है, दल पुंज। मतलब आप इसको पंखुड़ी भी कह सकते हैं। अब रोज की पंखुड़ी किस कलर की होती है, रेड, और वही पंखुड़ी ही क्या है, दल पुंज। अब देखिए एक और नाम इसमें आता है पुष्पासन, इसको थैलेमस भी बोलते हैं। शायद उस वक्त हमने आपको ना बताया हो, कोई बात नहीं, हम अभी आपको बता देते हैं। अगर आप पुष्प को उल्टा करके देखें, ठीक, मतलब अगर रोज भी ले लें, रोज को उल्टा करके देखें तो उसके नीचे कुछ फूला फूला सा स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा फूला फूला सा ग्रीन कलर का वो भी होता है। इस टाइप का कुछ फूला फूला सा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। मतलब पूरा पुष्प उसी पे बेस्ड होता है, उसी मतलब जो बेस होता है उसकी जो सतह होती है वही क्या कहलाती है, पुष्पासन कहलाती है। जब हम पूरे पुष्प को गंजा कर दें, मतलब अगर हम पुष्प की सारी पंखुड़ियाँ निकाल दें, इवन उसका दलपुंज भी निकाल दें, तो क्या बनेगा, बचेगा सिर्फ पुष्पासन ही बचेगा, ठीक। वो हल्का फूला फूला सा स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अरे पुष्प को उल्टा करके देखिएगा, जो फूला फूला सा आपको स्थान दिखे वही क्या है, पुष्पासन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि भाग लेते हैं, इन फलों को असत्य फल कहते हैं। मतलब हम आपको इस चैप्टर में शुरू से यही पढ़ा रहे हैं कि एक नर आया, एक मादा आया, दोनों फ्यूज हुए, फिर बीज बना, फिर भ्रूण बना, फिर ये बना, वो बना, हमने ये सब आपको बताया। लेकिन अगर फल का निर्माण किसी बाह्यदल पुंज से, दल पुंज से या पुष्पासन से हो जाए, ठीक, इनमें से किसी एक भाग से हो जाए, तो वो फल क्या होता है, असत्य फल होता है। मतलब ट्रू फ्रूट नहीं होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, झूठा नहीं होता है, मतलब होता सच्चा ही है, होता फ्रूट है, लेकिन एक टाइप से, क्योंकि वो किसी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नहीं बना होता है, इसी वजह से उसको असत्य फल कहा जाता है, ठीक दोस्तों। और बाकी कोई बात नहीं थी इसमें, सिर्फ असत्य फल कहा जाता है, जो कि बाह्यदल पुंज, दल पुंज और पुष्पासन से निर्मित होते हैं। चलिए हमारा क्या बन गया, फल बन गया। हमने बीज भी बना ली, हमने फल भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, फल बनने के बाद इसमें कितने टाइप के परिवर्तन होते हैं ये देखना है। संक्षेप में निषेचन के बाद होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहला होता है पुष्प में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होगा वो हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे बीजांड में होने वाले परिवर्तन, और तीसरा हम पढ़ेंगे भ्रूण कोश। याद है ना भ्रूण कोश, सबसे पहले हमने भ्रूण कोश ही बनाया था, ठीक। भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन, इन तीनों के परिवर्तन पढ़ लेंगे और हमारा आज का लेक्चर खत्म। तो चलिए सबसे पहली हेडिंग पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, पुष्प में होने वाले परिवर्तन। मतलब निषेचन हुआ, निषेचन के बाद सबसे पहले पुष्प में हमें क्या क्या चेंजेस, मतलब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं पुष्प में होने वाले परिवर्तन। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या थी, पुष्प में होने वाले परिवर्तन। मतलब निषेचन के बाद हम क्या क्या देखते हैं कि पुष्प में क्या क्या बदलाव आते, पुष्प में, ठीक, सिर्फ ऊपर के पुष्प में क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन गिरे हुए पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, प्रायः गिर जाते हैं। कभी कभी फल के साथ चीरलग्न रहते हैं, मतलब फल के साथ होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आप सबने देखी होगी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर आप ये होती है क्या, स्ट्रॉबेरी, ठीक, स्ट्रॉबेरी के ऊपर कुछ इस प्रकार से पत्ती टाइप के होते हैं, यही पत्ती क्या होते हैं, बाह्यदल पुंज होते हैं, ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। और ये है फल, ये हम खा लेते हैं, और इसके अंदर भी अगर आप देखते हो तो ऊपर की तरफ छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या था, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज ज्यादातर तो गिर ही जाते हैं,
कभी कभी कुछ सिचुएशंस में क्या होता है वो उसी के साथ चिपक कर भी चले आते हैं। फिर दूसरा है हमारा दलपुंज, मतलब कि जो पेटल्स होती हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी बात करें वो भी प्रायः गिर जाती हैं। आपने कभी किसी फल में देखा नहीं होगा कि लो फूल की पंखुड़ी लगी चली आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक, तो वो भी क्या होती है, गिर जाती हैं। तीसरा है हमारा पुमंग, मतलब इसको इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं, मतलब पुष्प का नर भाग। पुंकेसर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब यहाँ पे मेन परिवर्तन कहाँ होता है, जायांग मतलब गाइनोशियम में। गाइनोशियम में सबसे पहला हमारा ऊपर की तरफ क्या होता है, वर्तिकाग्र, फिर होती है वर्तिका और फिर होता है अंडाशय। सबसे ऊपर क्या होता है, वर्तिकाग्र जो गिर जाता है, वर्तिका जो गिर जाती है। सब लोग बहुत फल में गिरे हुए होते हैं इसलिए सब गिर जाते हैं। फिर हमारा आता है अंडाशय। अंडाशय में देखिए यहाँ पे एक मेन परिवर्तन हुआ, फल में बदल जाता है, और बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। परिवर्तन कहाँ हुआ, यहाँ, और ये दोनों परिवर्तन हम आपको इसी चैप्टर में थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। फिर हमारा नेक्स्ट परिवर्तन है बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बीजांड में सबसे पहले बाह्य आवरण में क्या होता है, बीज चोल बन जाता है, और अंतः आवरण में क्या बन जाता है, अंतः कवच बन जाता है। तो दोस्तों 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट भी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, भ्रूणपोष में होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हैं। भ्रूणपोष में क्या होता है, प्रमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती है, जो आप देख सकते हैं। बीजांड में क्या होती है, यहाँ पे नीचे की तरफ सेल्स होती है और ऊपर की तरफ सेल्स होती है। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। इसको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं। ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। फिर युग्मनज मतलब हमारा जाइगोट क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। भ्रूणपोष केंद्रक मतलब जो बीच में केंद्रक होता है भ्रूणपोष के, वो क्या करता है, भ्रूणपोष बनाता है। फिर सहायक कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स मतलब सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। ये हमारा भ्रूणपोष के अंदर के परिवर्तन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों हमारे लेक्चर, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारा लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म होता है। लेक्चर 2.12 हमारा यहीं तक था। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको हमसे कांटेक्ट करके पूछना है। और दोस्तों इन नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा, डायग्राम्स अच्छे से देखिएगा और डायग्राम की 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा ईजी फॉर्म में भी उसे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एज इट इज़ डायग्राम को उतारें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। बस डायग्राम ऐसा बनाइए कि थोड़ा बहुत वो समझ में आए, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट के तो स्टूडेंट है नहीं कि एज इट इज़ डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही का वैसे ही उतार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप डायग्राम बनाने की ज़रूर कोशिश करिए। 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, क्यों नहीं बनेगा, तीसरी बार तो बनेगा ही बनेगा ना। तो ज़रूर कोशिश करिए डायग्राम्स बनाने की। हम आपको फिर भी डायग्राम्स बनाना 1-2 बार बता देंगे अपने लास्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।